प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच बाल संसद के संबंध में हम कुछ बताने जा रहे हैं। बाल संसद क्या है, हम इन्हें जाने। बाल संसद के माध्यम से हम अपने विद्यालय में विद्यालय के विकास और विद्यालय के विकास के साथ साथ शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास और नेतृत्व क्षमता के विकास के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम हम आप सबों को अपना परिचय बताना चाहेंगे। मेरा नाम सुभाष कुमार सुमन, मैं बिहार शिक्षा परियोजना सर्व शिक्षा अभियान मधेपुरा से आपके बीच उपस्थित हूँ और अभी बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत सामुदायिक कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ और आप सभी को बाल संसद के संबंध में मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। फिर इसी कड़ी में बाल संरक्षण और बच्चों के अन्य गतिविधियों के बारे में बारी बारी से आप लोगों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये बाल संसद क्या है। आप सभी लोग संसद के बारे में सुना होगा। संसद और सांसद दोनों एक शब्द है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। बाल संसद बच्चों का एक संसद होता है जो विद्यालय के स्तर पर हम लोग इसका गठन करते हैं और इनसे विद्यालय के विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और विद्यालय के समस्त गतिविधियों को पूर्ण रूपेण संचालित करने के लिए इस समिति की आवश्यकता महसूस की गई है। एक सांसद जो हम लोगों के बीच होता है वो होता है पूरे देश के कोने कोने से चुने जाने वाले सांसद। हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भी स्थानीय सांसद श्री शरद यादव जी हैं और वो हम सबों के प्रतिनिधित्व देश के संसद भवन, जो हमारे देश के संसद भवन नई दिल्ली में है, वहां हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आम जनता के दुख दर्द समस्याओं को वो लोकसभा में उठाते हैं। वहां से हम सबों के लिए नियम एवं कानून जो है पारित होता है, बनाया जाता है। फिर जो है कार्यपालिका के माध्यम से जिस नियम और कानून को बनाया जाता है उन्हें व्यवस्थापिका के माध्यम से लागू करवाया जाता है। उसी कानून के तहत देश में अनेकों तरह का कानून व्यवस्था जो है हमारे संविधान में समय समय पर कानून की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें बदलाव या सुधार किया जाता है। हमारे संविधान में जो भी धाराएं हैं, लोकसभा के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वो देश में नए कानून को अपने यहाँ से बहुमत के द्वारा पारित कर एक नया कानून या पुराने कानून में संशोधन ला सके। इसी कड़ी के तहत आज बच्चों के नेतृत्व क्षमता का विकास विद्यालय के स्तर पर कैसे सुनिश्चित कराया जाए, इनके लिए सरकार और शिक्षा विभाग के आवश्यक पहल के माध्यम से विद्यालय के स्तर पर बाल संसद का गठन किया जाना जरूरी समझा गया और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के बच्चों का एक मंच के रूप में विद्यालय के बच्चों का एक मंच बाल संसद के रूप में तैयार किया गया है, जहां वे अपने विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अपने अधिकारों की बात खुलकर कह सके। विद्यालय में बाल संसद गठन करने का उद्देश्य बच्चों को लोकतांत्रिक मूल्यों एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराना है। बाल संसद के कुल 12 मंत्री होते हैं और इन सबों की जिम्मेवारी अलग अलग तरीके से तय की गई है। सबसे पहले बच्चे इस मंच के माध्यम से विद्यालय के प्रबंधन एवं विकास में भागीदार बनते हैं। उनके जीवन कौशल का विकास होता है तथा नेतृत्व क्षमता का वृद्धि के साथ साथ निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगला जो इस संसद के कड़ी में आप लोगों का कार्य और दायित्व है वो है बाल संसद आपके विद्यालय में क्यों। बच्चों के नेतृत्व क्षमता के विकास एवं विद्यालय के
बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए। दूसरा बिंदु है बच्चों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए। विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित एवं साफ रखने के लिए। विद्यालय प्रबंधन में भागीदारी बनाने के लिए, अर्थात बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए। बाल संसद का गठन कैसे हम लोगों को करना है? विद्यालय के सभी बच्चों की एक आम सभा बुलाई जाती है। विद्यालय के सभी वर्गों को 5 समूह में बांटा जाता है। सभा से बच्चों द्वारा एक प्रधानमंत्री एवं एक उप प्रधानमंत्री का चयन होता है। प्रत्येक समूह से एक एक मंत्री एवं एक एक उप मंत्री का चयन किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इन मंत्रियों के बीच कार्य एवं दायित्व का बंटवारा किया जाता है। इस कार्य में विद्यालय के एक शिक्षक संयोजक शिक्षक के रूप में बच्चों की सहायता करते हैं। विद्यालय के तमाम आवश्यक गतिविधियों के संबंध में इन्हीं शिक्षकों का दायित्व होता है कि बच्चों के साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाकर कार्य करें। इस कार्य में विद्यालय के विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों एवं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो विभिन्न मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, उनसे हम लोग आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हैं। प्रत्येक समूह में एक लड़की अवश्य ही होगी, ऐसा एक बाल संसद के मंत्रिमंडल गठन में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक मंत्री के सहायता के लिए 10 से 16 छात्रों की एक समिति होगी। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के अलावे शिक्षा मंत्री एवं उप शिक्षा मंत्री जो मीना मंत्री कहलाती है, उनका चयन करना है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री एवं उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री का चुनाव करना है। जल एवं कृषि मंत्री एवं उप जल एवं कृषि मंत्री का चुनाव करना है। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री एवं उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री का चयन करना है। सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री एवं उप खेल मंत्री का चुनाव करना है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं दायित्व क्या है, इनके बारे में हम सबों को जानकारी हासिल करनी है। प्रधानमंत्री प्रत्येक 15 अथवा 30 दिनों पर मंत्रियों की बैठक कर कार्यों की समीक्षा करेंगे, कार्य योजना बनाएंगे। विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति की बैठक में भाग लेना तथा समस्याओं के समाधान हेतु समिति के सदस्यों से आग्रह करना, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है। बच्चों के प्रत्येक समूह का दिनवार कार्यों का बंटवारा करना, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर मंत्रियों से मिलवाना एवं कार्यों की प्रगति बताना। शिक्षा मंत्री के कार्य एवं दायित्व क्या है, इनके संबंध में आप लोग ध्यान से सुनेंगे। शिक्षा मंत्री का कार्य है कि शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति को बाल पंजी बनाने में मदद करना, बच्चों की सहायता से अनामांकित बच्चों का नामांकन कराना तथा रोज विद्यालय आने हेतु प्रेरित करना। विद्यालय एवं वर्ग कक्ष में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को समूह में पढ़ने के लिए प्रेरित करना। सूचना पत्र पर आज का विचार लिखना। और इसी के साथ उप शिक्षा मंत्री जो मीना मंत्री कहलाती है, उनका कार्य और दायित्व है, प्रथम बिंदु है यह कि यह दायित्व लड़की को ही दिया जाता है, मीना गतिविधि संचालित करने में मदद करना। प्रत्येक वर्ग कक्ष में उपस्थिति चार्ट लगाना, शिक्षा मंत्री को सहयोग करना एवं अनुपस्थिति में उनके कार्यों का पालन करना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के कार्य, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री का कार्य है विद्यालय परिसर जैसे वर्ग कक्ष, शौचालय, चापाकल आदि को साफ रखना। प्रत्येक बच्चों के साफ सफाई, कपड़े, नाखून, नाक एवं दांत का ध्यान रखना। विद्यालय में जब बच्चों का चेतना सत्र आयोजन किया जाता है,
उस समय हम लोगों को देखना है, खास करके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री को देखना है कि बच्चों का व्यक्तिगत जांच हम लोग चेतना सत्र के दौरान करेंगे। जब हम लोग विद्यालय में प्रार्थना करते हैं तत्पश्चात उनके नाखून का चेक कर लेना है, दांत देख लेना है, उनके बाल में कंघी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और बच्चे साफ सुथरा अवस्था में है कि नहीं। ये स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री का काम है कि इन चीजों को हम लोगों को देखना है चेतना सत्र के दौरान। और जो बच्चे गंदे परिवेश में हैं उन्हें हम लोग साफ सुथरा होकर के अगले दिन आने के लिए विद्यालय कहेंगे। जिन बच्चों के नाखून बड़े बड़े होंगे उन्हें नाखून कटाकर अगले दिन विद्यालय में उपस्थित होने के लिए हम लोग सलाह देंगे। अगला जो है, जिन बच्चों का दांत साफ नहीं होगा उनको हम लोग क्या कहेंगे, दांत को अच्छी तरह से साफ करके आने के लिए। और यह भी देखना है कि बच्चे प्रत्येक दिन स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं। जो बच्चे स्नान नहीं करते हैं उन्हें जो है प्रत्येक दिन हम लोग स्नान करके विद्यालय में उपस्थित होने के लिए कहेंगे। ये इन चीजों को हम लोगों को बारीकी से देखना है। बच्चों के कपड़े पर भी हम लोगों को ध्यान देना है कि उनका कपड़ा जो है वो साफ सुथरा है या नहीं है तो उन्हें हम लोग आगे जो है साफ सुथरा कपड़ा में विद्यालय आने के लिए कहेंगे। ये स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री का इस तरह का कार्यक्रम है। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन के समय बच्चों को हाथ धोकर खाने की आदत हम लोग डलवाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हम इन बिंदुओं पर आप लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरह से बिना हाथ धुले भोजन करने से लोगों में बीमारियां फैलती है। और खास करके आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बीच और आपके बीच जो बीमारियां होती है वो 80% बीमारियां गंदे परिवेश और गंदा भोजन और पानी करने से हम लोगों के शरीर में होता है। तो 80% बीमारियों को दूर करने के लिए केवल उनका एक मूल मंत्र है कि हम लोगों को साफ, स्वच्छ एवं स्वस्थ रहना है। नहीं तो हम लोग दिन प्रतिदिन बीमार पड़ जाएंगे, तरह तरह का जो है हम लोगों को परेशानी भुगतना होगा। 20% बीमारियां ही अन्य किसी कारणों से होता है, लेकिन 80% बीमारी जो है गंदा भोजन, गंदा पानी और गंदा परिवेश में रहने से ही होता है। इसलिए हम लोगों को देखना है। यदि आप सभी के बीच अभी एक कांच का गिलास हो तो मैं स्वच्छता के संबंध में एक प्रयोग करके आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से देखने में जो हाथ बहुत सुंदर लगता है वो वाकई सुंदर नहीं होता और उसमें ढेर सारा कीटाणु जीवाणु जो है पाया जाता है। तो किस तरह से हम लोगों को भोजन करने से पहले अपने हाथों की सफाई करनी है। ये कांच के गिलास में प्रज्ञली के रूप में आप लोग अपने से भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी दिन आप सभी लोग एक कक्षा में बैठ जाएंगे और सभी बच्चों को ऊपर हाथ उठाने के लिए बोलेंगे। जिनका हाथ विद्यालय में सबसे ज्यादा साफ और सुंदर दिखे उन्हीं को आगे बुला करके एक थाली में, साफ थाली में उनका हाथ धुलवा लीजिएगा। हाथ को धुलवाने के बाद शीशे के गिलास में, साफ शीशे के गिलास में उस पानी को डालेंगे तो पता चलेगा कि इसमें ढेर सारा जो है कीटाणु और जीवाणु तैर रहा है। उस पानी को आप देखेंगे कि ढेर गंदगियां जो है उस पानी में जो है तैर रही है। और उसी पानी को हम लोग प्रत्येक दिन भोजन के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर चला जाता है। किसी न किसी रूप में कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जो है जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। और पता चलता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और काफी संख्या में हम लोगों को जो है इनके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, समय की बर्बादी होती है और हम लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो हम लोगों को साफ और सफाई पर ध्यान देना है। सबसे ये महत्वपूर्ण चीज है कि भोजन से पहले हम लोगों को हाथ धोना चाहिए। और साथ ही साथ शौच के बाद जब हम लोग पैखाना से आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को क्या करना चाहिए, साबुन या ताजी राख से अपने हाथों की सफाई कर लेनी चाहिए। ये स्वच्छता के साथ आयाम में, इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। आगे आप लोगों को ले चलते हैं अन्य मंत्रियों के जो कार्य एवं दायित्व है इनके संबंध में। जल एवं कृषि मंत्री का कार्य एवं दायित्व होता है कि विद्यालय में बच्चों की सहायता से बागवानी करवाना। आपके विद्यालय में बागवानी है क्या? फूल लगी हुई है। आप लोग चेतना सत्र के बाद अपने अपने बागवानी का सिंचाई कर देंगे ताकि आपके फूल के बगानों में सिंचाई हो जाने से आपका फूल जो है वो खिलता रहेगा और वो जो है मुरझाने की स्थिति में नहीं होंगे। साथ ही साथ फूल का जो है समुचित विकास होगा। प्रत्येक वर्ग कक्ष के आगे साफ पेयजल का घड़ा बाल्टी में हम लोगों को पानी रखना है। विद्यालय के सभी बच्चे को बागवानी कार्य में लगाना एवं वर्ष के अंत में अच्छी तरह से कार्य करने वाले समूह को पुरस्कृत करना, ये भी हम लोगों को करना है।
गंदे जल के निकास की व्यवस्था करना, विद्यालय शिक्षा समिति से विद्यालय की घेराबंदी हेतु आग्रह करना। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री का कार्य और दायित्व क्या है, हम लोग जानना चाहेंगे। बच्चे को पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक को पढ़ने की आदत डलवाना, ये पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री का कार्य और दायित्व है। विद्यालय में अखबार की व्यवस्था शिक्षकों एवं विद्यालय शिक्षा समिति से सुनिश्चित कराना है, ताकि प्रत्येक दिन का घटना, प्रत्येक दिन का नया नया समाचार जो है वो बच्चों में कैसे जानकारी में लाई जाए। तो इनके लिए हम लोग प्रत्येक दिन का जो है अखबार का अध्ययन जो है विद्यालय के स्तर पर करेंगे। तो बच्चों को निश्चित रूप से हमारे देश, प्रदेश और समाज में क्या घटनाएं घट रही है, क्या कुछ नया हो रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी अखबार पढ़ने से हम लोगों को मिल जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब लोग नौकरी से लेकर के इत्यादि कई तरह के ऐसे कार्यक्रम का विज्ञापन अखबार के माध्यम से आता है, तो हम लोग विज्ञापन में जो जानकारियां दी जाती है उनको हम लोग पढ़ने के बाद जानकारी हासिल करते हैं और उसके हिसाब से विज्ञापन में जिस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, लोग उन पदों पर जो है अपना आवेदन भेज करके नौकरी प्राप्त करते हैं, विभिन्न तरह के जिम्मेवारियों को स्वीकार करते हैं। अखबार एक तरह से हम लोगों का मित्र है और मित्रवत जो है हम लोगों को अखबार का अध्ययन करना चाहिए। इससे हम लोगों को जानकारियां बढ़ती है और आवश्यक सहयोग भी मिलता है। ये खास करके पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री का दायित्व है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु शिक्षकों की सहायता से छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोगों की व्यवस्था करना। आप सभी लोग वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे कि वैज्ञानिक किस तरह से काम करते हैं। वैज्ञानिक का ही आविष्कार है कि वो आज तरह तरह का नित्य नया नया खोज करते रहता है, नई नई चीजें हम लोगों के विद्यालय में जो है ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो चीज कल तक हम लोगों के लिए असंभव था वो आज हम लोगों के लिए संभव हो गया। आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आज के आधुनिक जमाने में जो सैटेलाइट फोन है इत्यादि तरह तरह के कितनी सारियां जो उपलब्धियां हैं वो हम लोग जो है हासिल कर चुके हैं। ये तमाम चीजें विज्ञान का ही देन है और विज्ञान की खोज से ही हम लोग इन सभी चीजों को प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों में भी वैज्ञानिक बनने की भावना जगनी चाहिए और आप सभी लोग एक अच्छी पढ़ाई करके वैज्ञानिक बन सकते हैं। आप भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। एक अच्छे प्रशासनिक पद पर जाकर के आप महती जिम्मेवारी को संभाल सकते हैं। आज के बच्चे ही कल के भविष्य होते हैं और वर्तमान में ही भविष्य का बीज बोया जाता है। इसलिए आप सबों से हमारे देश, प्रदेश और समाज को बहुत बड़ी उम्मीद है कि आज के बच्चे ही कल के नेता बनेंगे और ये जो देश, प्रदेश और समाज का नेतृत्व करने की जो भावनाएं हैं, जो क्षमताएं हैं, ये आप लोगों में कैसे विकसित कराया जाए। तो बाल संसद का यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि इस के माध्यम से हम बच्चों में नेतृत्व क्षमता का जो है संपूर्ण विकास करेंगे और सिखाएंगे कि इस तरह से बच्चे जो है देश का प्रतिनिधित्व, प्रदेश का प्रतिनिधित्व और समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही साथ खेल एवं सांस्कृतिक मंत्री के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि खेल एवं सांस्कृतिक मंत्री का कार्य है प्रत्येक दिन विद्यालय में चेतना सत्र का संचालन करवाना। चेतना सत्र आप लोग समझते हैं, प्रार्थना करवाने की वेला को हम लोग चेतना सत्र कहते हैं। समूह वार अलग अलग दिन चेतना सत्र का आयोजन करवाना है। प्रतिदिन चेतना सत्र में विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति के सदस्यों, ग्रामीणों को बुलवाना है। क्यों बुलवाना है? माता समिति और शिक्षा समिति के लोगों को प्रत्येक दिन विद्यालय के चेतना सत्र में क्यों बुलवाना है? उनसे समाज के एक अच्छे लोगों के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे विद्वान के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए, देश और समाज में किस तरह से मदर टेरेसा का एक योगदान रहा है, महात्मा गांधी का किस तरह से योगदान रहा है, बाल गंगाधर तिलक का किस तरह से योगदान रहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी का किस तरह से योगदान रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा है और सुभाष चंद्र बोस का किस तरह से योगदान रहा है। इन तमाम चीजों को जानने के लिए, महापुरुषों की जीवनी को जानने के लिए हम सबों को बुजुर्गों से शिक्षा लेनी चाहिए। उन लोगों से चेतना सत्र में हम लोग कुछ नया जाने, इनका अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। तभी तो हम लोग अपने देश के महापुरुषों के बारे में अच्छी जानकारियां हासिल कर सकेंगे। हमारे बच्चे
अच्छी तरह से उनके जीवन शैली को जान सकेंगे और कल अपने देश की रक्षा के लिए वो पंक्तिबद्ध खड़े रहेंगे। अपनी देश, अपनी माटी और समाज की रक्षा के लिए हम सभी को आगे रहना चाहिए। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, हम लोगों को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। आप इस देश के होनहार बच्चे हैं, आपके ऊपर हम लोगों को नाज है। हम सभी लोग अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करा सकते हैं। हम और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग चेतना सत्र के दौरान विद्यालय में विशेष पर्व त्योहार का भी आयोजन करते हैं। इस पर भी हम लोगों को विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महत्व के दिवस पर विद्यालय में समारोह एवं प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना हम सबों की जिम्मेवारी होगी। गांव टोले में नामांकन हेतु प्रभात फेरी, रैली, सफाई रैली एवं स्वास्थ्य रैली का आयोजन करवाना, बाल अखबार तैयार करना इत्यादि कार्य जो है बाल संसद के मंत्रिमंडल सदस्यों का है। इन सभी चीजों पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और जो आवश्यक सहयोग हम लोगों को बाल संसद से हमारे विद्यालय के प्रधान को और विद्यालय के तमाम शिक्षकों को जो आवश्यकता बाल संसद के सदस्यों से महसूस होगी, वो हम लोग अपेक्षित सहयोग आप लोगों से समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे। बाल संसद के मंत्रिमंडल सदस्यों का कार्य और दायित्व होगा कि वो विद्यालय शिक्षा समिति और प्रबंधन समिति के बैठक में नियमित रूप से भाग लें, अपनी समस्या और समस्याओं के समाधान के लिए वहां विचार प्रस्ताव देंगे। हो गया, अंत कीजिए ना, बोल अंत कर दीजिए। इस तरह से आप लोगों को बाल संसद के कार्य एवं दायित्व के संबंध में जानकारी मिली। बच्चों, धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं।